हाय, माय नेम इज़ विवेक सावंत और इस ब्रीफ में हम लोग इंडियन बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात की थी फार्मा सेक्टर के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि 2025 में इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। उसके पहले जानते हैं कि जैसे बैंकिंग सेक्टर रहते हैं, बैंक्स कैसे बिजनेस करती है, उसका रॉ मटेरियल क्या रहता है। तो बेसिकली बैंक्स का रॉ मटेरियल क्या रहता है? पैसा रहता है, राइट। क्योंकि वो पैसा लेती है और पैसा देती है और पैसे के ऊपर ही पैसा बनाती है। तो बैंक का जो कमाने का ज़रिया और उसका जो खर्चे का ज़रिया कैसा रहता है। जैसे बैंक आपसे आपके पैसे जब आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, राइट। तो उसका खर्चा होता है। जितने इतने पैसे आप डिपॉजिट करेंगे सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स में, एफडी में, या कोई भी बिजनेसेस या कंपनीज जो उनका पैसा बैंक में डिपॉजिट करेगी, उसके बदले बैंक उनको इंटरेस्ट रेट देंगी, राइट, उस पैसे का। तो वो उसका खर्चा हो गया बैंक का। तो इंटरेस्ट रेट देना ये उसका खर्चा है, राइट। लेकिन जो वो पैसा आता है बैंक में जमा होता है, वो उसका रॉ मटेरियल होता है। वो रॉ मटेरियल क्यों है? क्योंकि उसी पैसे को वो आगे जाके दूसरों को देती है। कैसे देती है? कि जिसको सपोज आपको होम लोन चाहिए, या आपको कार लोन चाहिए, या आपको एजुकेशन लोन चाहिए, बिज़नेस का लोन चाहिए, तो आपको वो लोन देती है। जैसे बड़े बड़े कंपनीज़ को और बिजनेसमैन को बड़ा बड़ा लोन चाहिए रहता है, राइट। तो वो लोन भी बैंक्स देती है। तो बैंक्स कभी कभी जो अपने एसेट्स रहते हैं, कभी जो एसेट्स मीन्स अगेन पैसा, तो वो बड़े बड़े कंपनियों के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, तो उससे उनको प्रॉफिट होता है। तो जब वो ये बैंक्स लोन देती है, जैसे बैंक किसी को लोन देती है, तो वो क्या करती है? वो चार्ज करती है, राइट, इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करना मीन्स बैंक की आमदनी होगी। मीन्स इंटरेस्ट रेट दूसरों को चार्ज करने के बाद उसको जो एडिशनल पैसा मिलता है वो उसकी आमदनी होगी। तो ऐसे बैंक का व्यवहार होता है। सपोज़ एग्जांपल लेते हैं कि आपको सेविंग अकाउंट पे सपोज या एफडी पे 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक से। तो जब बैंक 5% का इंटरेस्ट देती है, लेकिन जब आप कार लोन लेने जाते हैं या हाउसिंग लोन लेने जाते हैं तो 15% इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जो 10% का डिफरेंस है, राइट, तो 10% का बेनिफिट किसको मिलता है? बैंक को मिलता है। तो ऐसे बैंक अपना बिजनेस करती है। तो बैंक को बिजनेस करने के लिए क्या लगता है कि उसको रॉ मटेरियल क्या लगता है? उसको पैसा लगता है, राइट। लेकिन ये जो बैंकिंग का बिजनेस है वो क्या, इट्स नॉट अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस, राइट। क्यों स्पेशलाइज्ड बिजनेस नहीं है? क्योंकि उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट है और जो रॉ मटेरियल है वो पैसा है। पैसा तो सेम रहता है, राइट। मीन्स किसी भी बैंक के पास जाओ, सपोज आप एचडीएफसी बैंक के पास जाओ और लोन लो, और या आईसीआईसी बैंक के पास जाके लोन लो, तो क्या होगा? लोन तो सेम ही मिलेगा, सेम ही पैसा है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है ना कि ये अच्छा वाला पैसा है, ये बुरा वाला पैसा है। तो ये बैंकिंग का जो बिज़नेस है वो कमोडिटी बिजनेस टाइप है, लेकिन ये सेक्यूरल ग्रोथ है। तो अभी सेक्यूरल ग्रोथ क्यों माना जाता है बैंकिंग को? तो बैंक का जो ग्रोथ होता है या बिज़नेस होता है वो पूरा इकोनॉमी के डिपेंड होता है। जैसे कोई भी देश की इकोनॉमी है, उसके ऊपर बैंक का ग्रोथ डिपेंड होता है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी अच्छी चलती होती है तो बैंक का बिज़नेस अच्छा होता है, और कभी भी इकोनॉमी डाउन होती है तो बैंक का बिज़नेस बुरा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसका जो इम्पैक्ट उसके बैंक के स्टॉक प्राइस में भी आता है। तो उसके जब इकोनॉमी ढीली होती है या ठीक ठाक नहीं होती है तो बैंक का स्टॉक प्राइस भी गिर जाता है। लेकिन जब बूमिंग इकोनॉमी होती है तो बैंकिंग का प्राइस और स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ये सेक्युलर ग्रोथ माना जाता है। सेक्युलर ग्रोथ इसलिए फिर से माना जाता है क्योंकि देखो, पॉपुलेशन तो बढ़ेगा और सबको बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो बैंक अकाउंट्स ओपन होते हैं, लोगों की सेविंग्स रहती है, लोगों की सैलरी बैंक्स में जाती है। तो वो अल्टीमेटली होने वाला चीज़ है और होता ही रहता है, राइट। तो सेक्युलर ग्रोथ है। तो बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लॉन्ग रन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखते हैं 2025 का सिचुएशन। 2025 में आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था 2020, उसके बाद जो बैंकिंग स्टॉक्स इतने भागे थे कि बहुत नीचे से ऊपर तक भागे, और रिसेंटली 3-4 महीने से आपने देखा होगा कि बैंक के स्टॉक्स काफ़ी गिर चुके हैं, उसकी वैल्यूएशन बहुत नीचे आ चुकी है। तो ये क्यों हुआ? तो उसके मेजर रीज़न हो सकते हैं। तो जब बैंक का स्टॉक्स इम्पैक्ट करने के क्या क्या रीज़न होते हैं? फर्स्ट मेजर रीज़न होता है जो इंटरेस्ट रेट। जब हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट रहता है
तो कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स को इम्पैक्ट आता है। तो क्यों आता है हाई इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट? तो उसका बिजनेस कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जब हाई इंटरेस्ट रेट रहता है तो बैंक से लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट पे बहुत सा ज़्यादा लोग हाउसिंग लोन लेते नहीं, कभी कभार डिफ़र कर देते हैं, बोलते कि नहीं चलो अभी हाई इंटरेस्ट रेट है, अभी नहीं, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तब घर लेंगे या कार लेंगे। और या कोई भी नया बिज़नेस करने के लिए जब बिज़नेस एक्सपांशन होता है तो बिज़नेस और कंपनियां भी वेट करती कि भाई इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे क्यों कर्ज़ा लेना है बैंक से, क्योंकि अपने को उसका जो रीपेमेंट है, इसका इंटरेस्ट ज़्यादा हाई है, तो उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रीपेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो तब क्या होता है कि इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। जब हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, ये एक फैक्टर होता है, तो उससे बैंक का बिजनेस कम होता है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, जब ग्लोबल टर्मोइल आता है या किसी जैसे कि कोई आपत्ति आ गई या वॉर्स हो गए तो इशू होते हैं, या सिविल अनरेस्ट है तो तब इशू हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि बैंक्स में जब करेंसी का इम्पैक्ट आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जब करेंसी डिप्रिशिएट होती है और इन्फ्लेट होती है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस होता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने से भी क्या होता है कि जो बैंकिंग का जो बिज़नेस होता है वो कम होता है, क्योंकि इंपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, और एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो उससे क्या होता है कि बैंक्स में जो पैसा आना जाना कम हो जाता है। तो यह अलग अलग रीज़न है। बैंक्स दो टाइप की रहती है, जैसे पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक। तो पीएसयू बैंक जनरली गवर्नमेंट बैंक रहती है, आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब पीएसयू बैंक में कैटेगरी में आती है। और प्राइवेट बैंक है जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक एट्सेट्रा, बहुत सारी बैंक है। तो बैंक जब इवैल्यूएट करते हैं हम लोग, जब बैंक का स्टॉक्स इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें दो फंडामेंटल पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन एसेट, जो आरओए, जो कोई भी बैंक का आरओए हाई रहेगा तो वो अच्छी बैंक मानी जाती है। और दूसरी चीज़ है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ अनदर फंडामेंटल की रेशो है, वो देखा जाता है। जब प्राइस टू बुक किसी बैंक की कम रहेगी तो उसका मतलब है कि वो अच्छी बैंक है, वो उसका वैल्यूएशन वाइज अच्छी है। और दूसरी चीज़ है फंडामेंटल देखने के लिए कि कोई भी फंडामेंटल जब बैंक का दिखता है तो आरओई इतना मायने नहीं रखता है। जब हम अदर बिजनेसेस का फंडामेंटल देखते हैं तो आरओई मायने रहता है, लेकिन जब बैंक के स्टॉक्स को आपको स्क्रीन करना है, इवेलुएट करना है, तो मेक श्योर करो कि उसका बैंक का आरओए जो रेशो है वो हाई होना चाहिए। सो करंटली अभी देखा जाएगा तो जब मैंने स्क्रीन किया तो टेक्निकल वैल्यूएशन में देखा जाएगा तो हम लोग अगेन क्या देखते हैं टेक्निकल वैल्यूएशन में कि आरएसआई, इफ़ आरएसआई 30 के नीचे आ गया तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे आया है, या कोई भी स्टॉक का जो ऊपर का जो 52 वीक या इस साल का हाई लगाया और स्टॉक 10, 15, 20, 30% गिरा है तो अच्छे वैल्यूएशन पे आया है। तो मैं कोई भी बैंक का जब देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ देखनी है कि बैंक का मैनेजमेंट कैसा है, उसका फंडामेंटल कैसा है, वो लार्ज कैप है कि नहीं। मैं छोटे छोटे बैंक या स्मॉल कैप मिड कैप बैंक से बजाय लार्ज कैप बैंक प्रीफर करता हूँ। तो इस टाइम पे एचडीएफसी बैंक का देखा तो उसका जो फंडामेंटल वैल्यूएशन वाइज एंड टेक्निकल चार्ट्स वाइज बहुत ही आकर्षक लग रहा है। दूसरी चीज़ है आईसीआईसीआई बैंक, जो उसका भी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा है, उसके जो अलग अलग फंडामेंटल रेशो रहते हैं, जैसे नीम देखा जाता है और क्रेडिट रेशो देखा जाता है या रिटर्न ऑन एसेट देखा जाता है। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो और पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा वैल्यूएशन पे है, आप पिक कर सकते हैं। So I prefer the larger bank like HDFC Bank, ICICI Bank और State Bank of India instead of कोई भी छोटी बैंक। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको इनके बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो आप एक या दो बैंक रख सकते हैं। उसमें से ICICI बैंक और HDFC बैंक हमेशा आपको रखना चाहिए। SBI बैंक भी आप रख सकते हैं। लेकिन एट दिस मोमेंट मेरे पोर्टफोलियो में ये कोई बैंक नहीं, मेरे पास कोई बैंकिंग स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। और इफ़ इनकेस मुझे लेना पड़ा तो मैं आईसीआईसीआई बैंक प्रीफर करूँगा पोर्टफोलियो में लेने के लिए। अगेन ये मेरा डिस्क्लेमर है कि ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ या आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी स्टडी खुद कीजिए, ये सिर्फ आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के लिए है, और ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको लेके जाके तुरंत जाके बाय नहीं करना है।
आपको अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर चाहिए तो हमेशा आप एक या दो बैंक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि जो लार्ज कैप बैंक्स है जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पोर्टफोलियो में रखने के लिए बजाय कोई छोटी छोटी बैंक्स ले। छोटी छोटी बैंक में रिस्क हो सकता है, पता नहीं उसका कभी कहाँ से NPA आ सकता है। NPA मीन्स वो बैंक ने किसी बड़े बिजनेसमैन को कर्जा दिया हो और वो बड़ा बिजनेसमैन शायद देश छोड़ के भाग गया और या पैसे उसका बिजनेस डूब गया और पैसे देने के कगार में नहीं रहेगा, तो उसका जो बैंक का सब जो पैसा दिया है वो रिटर्न नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा, उसको लॉस हो जाएगा, राइट। तो ऐसे छोटे मोटे बैंक का रिस्क लेने से अच्छा जैसे बड़ी बड़ी बैंक है ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनको तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं और वो सालों साल चलती रहेगी। तो ये सेक्युलर ग्रोथ वाले स्टॉक्स है, आपको ये ऑफ कोर्स ये निफ्टी से और इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, शायद देंगे, तो इसलिए इट्स गुड टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।